हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन। तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम क्या था, सेंटर ऑफ मास। तो आगे चलने से पहले एक बार थोड़ा सा पहले का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी, लेट्स अज्यूम ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम, और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ। और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी जो है ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है फॉरवर्ड उस डायरेक्शन में। ये एक बॉडी की बात है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास किसको बोलेंगे कि अपन एज्यूम करते हैं इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट, एक पूरी बॉडी का एक पॉइंट जहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि उस पॉइंट का मास किसके इक्वल है, इस पूरी बॉडी के इक्वल है, ठीक है। और इस पूरी की बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स उस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, और जितने एक्सेलरेशन से ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उतनी ही एक्सेलरेशन से ये पॉइंट एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब ये पूरी बॉडी बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब मैं ओनली क्या बनाऊंगा, ये एक पॉइंट बनाऊंगा। आ गया समझ में, ये बस एक पॉइंट बनाऊंगा, और वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे अपन पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो मास था वो यहीं पे कंसंट्रेटेड है, तो वो जो पॉइंट का मोशन हो रहा है वो किसका मोशन हो जाता है, सेंटर ऑफ मास का मोशन। कि मतलब पूरी बॉडी का सेंटर वहीं पे है मास का, और पूरी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो सम है वो इसी पॉइंट के ऊपर लग रहा है, और जो पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन है वही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है। तो पूरी बॉडी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, एज ए पॉइंट, और वो क्या हो जाता है अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास या फिर सेंटर ऑफ मास अपन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है यहाँ पे कि अगर अब जरूर थोड़ी एक ही बॉडी हो, अब बॉडी बहुत सारी हो सकती है, बॉडी बहुत सारी हो सकती है, तो फिर अपन क्या देखते हैं कि आपके सिस्टम में कितनी बॉडीज आ रही है उसका अपन क्या निकालते हैं, सेंटर। और उसका जो सेंटर निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो कितनी हो जाती है, ये उसका फॉर्मूला होता है कि m1r1 + m2r2 डिवाइड बाय उसका टोटल मास। ये टोटल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाती है। अपन चाहते हैं कि नहीं, मैं एक्स कोऑर्डिनेट अलग निकालूं, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकालूं, जेड कोऑर्डिनेट अलग निकालूं, तो इसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद अपन जैसे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपके 3 मास है, 3 kg, 4 kg और 5 kg के, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी जो साइज है वो कितनी है, पर्टिकुलर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या निकालना है, ये जो तीनों मास है इंडिविजुअल, इनका मेरे को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो पहले तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले रहा हूँ कि ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ये जो m1 वाला पॉइंट है मान लिया ये पॉइंट कौन सा है, O, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। ये जो जा रहा है ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये जो वर्टिकल जा रहा है ये कौन सा है, y कोऑर्डिनेट। अब इसमें तीनों जो मास की पोजीशन अलग अलग है। अब मेरे को x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, y कोऑर्डिनेट भी निकालना है, z कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये 2 डायमेंशन में आ रहा है, m1 m2 m3। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालने के पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, तीनों मासेस का x कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या चाहिएगा, तीनों मासेस का y कोऑर्डिनेट। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, x और y कोऑर्डिनेट। तो पहले अपन बात करते हैं x कोऑर्डिनेट, और फिर अपन बात करेंगे किसकी, y कोऑर्डिनेट की, सिंपल निकालने के लिए उसको। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं अपन m1 की। m1 ये रहा। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि यहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि यहीं पे ये है जहाँ पे मतलब m1 जो मास है वो कहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे आपने ओरिजिन लिया, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0 2 डायमेंशन में, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,0। नेक्स्ट अब अपन बात कर रहे हैं m2 की। तो m2 ये क्या ले रहा हूँ मैं, मास। m2 की अपन बात कर रहे हैं, m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो ये x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 मीटर। और y कोऑर्डिनेट कुछ है क्या, एक्सिस के ऊपर तो जा ही नहीं रहे, x एक्सिस के ऊपर ये, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। अब बात कर रहे हैं m3 की। m3 का पहले x कोऑर्डिनेट की बात करो, m3 एग्जैक्ट का आ रहा है m1 और m2 के बीच में। अगर ये टोटल कितना है, 1 मीटर, तो ये जो हाफ है ये हाफ कितना हो जाएगा, 1/2। तो m3 जो है उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1/2। अब बात आती है y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो अपन को पता ही नहीं है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, हाफ मीटर, ये भी अपन ने निकाली, ये कितनी है अभी, हाफ मीटर। तो अब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो मेरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ही तो चाहिए, इस x एक्सिस से हाइट ही तो चाहिए मेरे को m3 की। तो वो कैसे निकाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाता है,
हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका रूट। अब हाइपोटेनियस कितना आ रहा है ये कितना है 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बेस 1 का स्क्वायर वापस 1, बेस स्क्वायर बेस कितना है 1/2, तो बेस का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाता है, बेस कितना आ रहा है एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/√3 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या निकल गया मेरा परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हाइट है और हाइट M3 की हाइट, ये जो हाइट है ये कितने निकल गई √3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3/2। बस मेरे को x कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, y कोऑर्डिनेट भी पता चल गया। सिंपली मैं क्या निकाल दूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फॉर्मूला होता है इसका, m1x1 प्लस कितने मास है 3 है तो 3 बार लिखूंगा m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय क्या m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 प्लस m2 कितना है 4 kg और प्लस m3 कितना है 5 kg, और यहाँ क्या आ जाएगा x3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। अब x1 कितना है 0, x2 कितना है 1 और x3 कितना है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3 × 0 क्या होता है 0, 4 × 1 क्या होता है 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, और 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 2.5, तो 4 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 कितना होता है 9 प्लस 3 कितना होगा 12, तो 12 ये क्या आ जाएगा 6.5/12। तो ये तो क्या निकल गया अपना एक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और दूसरा क्या निकालेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेम ऐसे ही जैसे x था वहाँ पे क्या कर देंगे y, तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड y अगर वापस से कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। वापस सेम फॉर्मेट m1 कितना है 3, वापस y1 m2 कितना है 4 y2 प्लस 5 m और y यहाँ पे क्या आ जाएगा y3 डिवाइड बाय 4 3 प्लस 4 प्लस 5 y1 कितना है यहाँ पे 0, ऐसे y2 भी यहाँ पे कितना है 0 और y3 कितना है √3 डिवाइड बाय 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/√3 डिवाइड बाय 2 इंटू 5/12। तो ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा अपना y कोऑर्डिनेट और ये क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो ऐसे अपने क्या निकालेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो x और y कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं। मतलब सिंपल अगर अपन को डिफरेंशिएट मास दे रखा हो, मतलब डिफरेंट मास डिफरेंट प्लेसेस पे दे रखे हो, तो अपन को ये फॉर्मूला काम में लेना है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, दिक्कत अब हो जाती है जब आपको बोलते हैं कंटिन्यूस मास है अब निकालो सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे आपको बोल दे कि एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, अब ये एक रोड है, इसका आपको क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो अब इसमें देखो मास क्या कर रहा है कंटिन्यू वेरी कर रहा है, तो उसका अपन को सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब ऐसे आपको अगर बोल दे कि कोई स्फीयर है और स्फीयर का आपको क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास निकालना है, स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, या फिर आपको बोल दे कोई एक हेमी स्फीयर है उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इस टाइप से जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकालते हैं, तो वो आ जाते हैं किसमें कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। वो कैसे होता है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट की फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मास है वो कंटिन्यू क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब मास कंटिन्यू चेंज हो रहा है। आपका जो मास है वो डिफरेंशिएट फॉर्म में अलग अलग नहीं रखा हुआ है कि आप सबके कोऑर्डिनेट लिख के वो निकाल दोगे, वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। अब मास अगर कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो ये पहले फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। अब फॉर्मूले कैसे चेंज होंगे, अब अगर मास कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक डिफरेंशियल मास लोगे और उसी का क्या करोगे इंटीग्रेशन। मतलब सबसे पहले अगर कोई बॉडी एक्सटेंडेड है, ये एक पूरी की पूरी बॉडी है, तो अब इसमें आप क्या करोगे, पहले एक छोटा सा मास का पीस ले लोगे, ठीक है। अब उस छोटे से मास के पीस का क्या निकालोगे सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद में उसको क्या कर दोगे इंटीग्रेट कर दोगे पूरी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा मास लेना पड़ेगा, और सबसे छोटा जो अपन फिजिक्स में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं डिफरेंशियल मास, बहुत कम चेंज। तो वो जो डिफरेंशियल मास होगा, अब डिफरेंशियल के केस में अब उन सबको बाद में आपको क्या करना है ऐड करना है। अब नंबर ऑफ बॉडी काउंटिंग होती है तो अपन साइन किसका लगाते हैं सबमिशन का, लेकिन यहाँ पे तो काउंटिंग ही नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारी बॉडीज हो गई, डिफरेंशियल करके तो इनफाइनाइट बॉडी जाती है। अब इनफाइनाइट बॉडी का सबमिशन करना है तो उस केस में जो आता है फिजिकल टर्म उसको अपन क्या बोलते हैं इंटीग्रल। अब इसका मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस सबमिशन को हटा के क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो जो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबमिशन ऑफ एम एक्स, उसको अपन क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dm
एक्स डी एम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ वेरी कर रही है वो वेरी कौन कर रहा है, यहाँ पे मास वेरी कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही बात करूँ कंटिन्यू y कोऑर्डिनेट की, तो एम वाई समीशन ऑफ एम वाई, समीशन ऑफ एम वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम। और ऐसे अगर मैं बात करूँ z की एम जेड, तो उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ z डी एम। मतलब जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है, मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और इसको अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखो तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है समीशन, तो समीशन की जगह पे अपन यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, x डी एम, और डिवाइड में क्या रहा है यहाँ पे टोटल मास। ऐसे अगर बात करूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y डी एम। और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z डी एम। ठीक है, तो अब अगर मास वेरी करता है कंटिन्यू, तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप से सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे। ये सब हम एक एग्जांपल करते हैं किसका, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसका। फॉर एग्जांपल कोई एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है L, और इस रोड का जो मास है वो कितना है, लेट से कैपिटल है। मतलब एक M मास की रोड जिसकी लेंथ कितनी है L है, उसका मेरे को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब बॉडी कितनी है, एक ही, और वो बॉडी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिलके बनी हुई है आपकी जो रोड है, ऑब्वियसली बात है। तो मान लिया कि मैं कोई भी इसके अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट मास होगा वो कितना मैं एज्यूम कर रहा हूँ, DM, ऑब्वियसली बात है। कैपिटल कितना, ये जो कैपिटल है क्या बता रहा है, टोटल। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, डिफरेंशियल मास कर दिया। डिफरेंशियल मास क्या है, सबसे छोटा मास जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगी, ये पूरी की पूरी रोड मिलेगी। ठीक है मेरे को। अब ये जो पार्टिकल है, अब ये यहाँ पे जो चीज़ वेरी कर रही है, मास वेरी कर रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो अब मेरे को एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं जो कोऑर्डिनेट निकालता हूँ किसके रिस्पेक्ट में निकालता हूँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिन ले लिया मैंने इसका, ये स्टार्टिंग, तो ये स्टार्टिंग क्या है इसका, ओरिजिन। तो ये जो इनिशियल पॉइंट था इसको ही क्या बोल दिया मैंने, O। अब मेरे को एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अब लेंथ के रेस्पेक्ट में लेना है, तो मैंने मान लिया कि कोई भी एक लेंथ एलिमेंट यहाँ पे x डिस्टेंस पे, कितनी, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे कोई भी एक लेंथ एलिमेंट है, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का, जिसका जो मास है वो कितना है, dm। फिर से यहाँ पे हो क्या रहा है, मास कंटिन्यू वेरी कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पूरा निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस ले ली मैंने x, उसके ऊपर एक स्मॉल मास एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, dx। तो जैसे जैसे मैं dm क्या करता जाता हूँ, काउंट करता जाता हूँ, वैसे वैसे मेरे को क्या मिल जाता है, यहाँ पे टोटल मास मिल जाएगा और टोटल लेंथ यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास निकालूंगा और उसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन पूरी लेंथ के लिए। अब सबसे पहले मेरे को चाहिए क्या, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट चाहिए, कितना, dm। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना है, वो dm है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि ये जो मास है स्मॉल एलिमेंट का निकाले, तो निकाले कैसे। अब ये किस कॉन्सेप्ट से अपन निकालते हैं, बहुत इजी, अपन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं। जैसे कि मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट डिवाइड बाय उसकी लेंथ कितनी है, dx। इसको अपन इक्वल कर देते हैं किसके, टोटल मास। टोटल मास कितना है पूरी रोड का, अभी अपन ने क्या बात करी, पूरी रोड का मास कितना है, कैपिटल M, और डिवाइड बाय पूरे की लेंथ कितनी है, कैपिटल L। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि इसी के प्रोपोर्शन में तो ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्मॉल मास को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो क्या मिलेगा, कैपिटल मास, और स्मॉल लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो क्या मिलेगी मेरे को, टोटल लेंथ। मतलब मास स्मॉल मास ऐड करते जाओ तो ये बड़ा मास मिल गया, और स्मॉल लेंथ ऐड करते जाओ तो क्या मिल जाएगी, बड़ी लेंथ जो टोटल है। तो यहाँ से मेरे को जब dm निकालना है तो dm क्या निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना निकल जाएगा, dx m/L dx। तो ये dm क्या है, ये dm ही तो क्या है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ये किसके इक्वल आ रहा है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है, dx। आ गया समझ में। तो ये मेरे को क्या मिल गया, मास मिल गया किसका, स्मॉल एलिमेंट का, dm। अब dm ही तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मास वेरी कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, x के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जैसे जैसे अपन डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे मास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो मेरे को क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि x कोऑर्डिनेट के अंदर ही कहीं क्या होगा, इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास। तो अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट का अभी अपन ने फॉर्मूला निकला, कितना होता है फॉर्मूला उसका, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, x
सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, dm की यहाँ भी अपन वैल्यू निकाली तो लिख दी कितनी है, कैपिटल M L इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कैपिटल M कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, x cm इक्वल टू 1/m इंटू कैपिटल M अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ x ds। इंटीग्रेशन ऑफ x ds कितना हो जाता है, m से m क्या हो गया कट, 1/L मल्टीप्लाई बाय x। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x²/2। ठीक है, अब ये जो अपन लेंथ वेरी कर रहे हैं तो अब टोटल लेंथ कितनी है, L। अब ओरिजिन पे लेंथ कितनी है इसकी, 0, क्योंकि ओरिजिन से तो लेंथ स्टार्ट हो रही है और टोटल लेंथ कितनी है, L। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0 to L। तो 0 to L और फाइनल यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी हो गई, 0 और अपर लिमिट कितनी हो गई, L। अब लिमिट पुट करते हैं तो क्या आ जाता है, 1/L और x² की जगह अपर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा, L²/2 माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो 0 को पुट करो तो x², 0 का स्क्वायर/2 कितना आएगा, 0। लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या आ गया, L और यहाँ क्या, L² से ये L कट हो गया तो यहाँ पे फाइनल बचा कितना, L/2। और ये L/2 निकला क्या मेरे पास, सेंटर ऑफ मास। तो x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का वो कितना आ जाता है, L/2। अब x कोऑर्डिनेट के लिए तो चेंज हो रहा था, तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास ये दोनों कितने हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि जो चेंज हो रहा है मास का वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, लेंथ। और लेंथ कौन से एक्सिस में अपन ने ली, हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहाँ पे करेगा, जिसके रेस्पेक्ट में चेंज होता है मास का, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो y और z कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 और x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कितना मिला, L/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि टोटल लेंथ अगर इसकी रोड की कितनी है, L है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस लेंथ के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे लाई करेगा। आ गया समझ में। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ देखो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन बात करें, आपको एक हेमीस्फीयर दे रखा है। हेमीस्फीयर में आपको क्या बोल रखा है कि ये जो हेमीस्फीयर है इसका आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। अब इस हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा। तो ये जो हेमीस्फीयर का सेंटर है वहां से मैं कोऑर्डिनेट चूज कर रहा हूँ, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ से ये मैंने ले लिया, ये कौन सा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। और ये जो है ये वर्टिकल एक्सिस, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन है इसको मैंने बोल दिया ओ। अब ये जो रेडियस है, ये जो स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी यहाँ पे अपन ले रहे हैं, आर। हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी यहाँ पे, आर। अब आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो अब देखो यहीं पे समझना है कैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हेमीस्फीयर है ये कौन सा हेमीस्फीयर मतलब क्या है, 3 डायमेंशन की बात हो रही है। स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशन। स्फीयर को हाफ में कट कर दो तो भी जो हेमीस्फीयर बचा वो भी क्या है, 3 डायमेंशन ही तो बचा। अब यहाँ पे जो बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, रोड की ओनली लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही थी 1 डायमेंशन की। तो 1 डायमेंशन थी, इसलिए अपन ने क्या करा कि जो स्मॉल मास था किसका, एलिमेंट्री एलिमेंट का मास था, वो अपन ने यहाँ पर रेशियो से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम आ जाता है पिक्चर के अंदर तो जो मास निकलता है वो किससे निकलता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। क्योंकि अपन को पता है कि जो डेंसिटी होती है, पहले एक बार इसको रब कर देते हैं, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहां से जो मास है वो कितना निकल जाता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये हेमीस्फीयर है इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। ठीक है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा कि ये हेमीस्फीयर यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्या है, इसका ओरिजिन ओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसका जो रेडियस है इसकी वो कितनी है, आर, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो। अब हेमीस्फीयर को अपन समझ कैसे सकते हैं, तो समझ ऐसे सकते हैं कि ये जो हेमीस्फीयर है किससे मिलके बना हुआ है, अपन बोल सकते हैं इसको कि स्मॉल डिस्क से मिलके बना हुआ है, जिनका जो रेडियस है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक डिस्क ली, ये दिख रही है सामने से, और अगर इसको मैं फ्रंट से इसको देखता हूँ तो ये कैसी दिखेगी, ऐसी। ठीक है, अब तुमने क्या करा, इसके पास में एक इससे थोड़ी सी बड़ी क्या करी डिस्क ली, इससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी लेंथ की, बहुत हल्की सी। उसके बाद क्या करा तुमने, इससे और थोड़ी सी बड़ी लेंथ की डिस्क ली। अगर वो तुम कंटिन्यू क्या करते जाते हो तो वही चीज़ कंटिन्यू क्या बन जाती है, इस टाइप से। और छोटी लेके करूँगा तो वो जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर। और वापस इसको डिक्रीज करता हूँ तो कंप्लीट स्फीयर बन जाता है। इसका मतलब जो हेमीस्फीयर है उसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ। कैसे ट्रीट कर सकता हूँ कि उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक डिस्क होगा, जिसका अगर मेरे को ओनली क्या इंक्रीज डिक्रीज करना है, रेडियस डिक्रीज इंक्रीज करनी है। कैसे कि ये एक मैक्सिमम मान लो रेडियस के डिस्क है,
अब इससे कम लेता हूँ तो कम कम, और अगर डिक्रीज करता जा रहा हूँ रेडियस तो मेरे को क्या मिल जाएगी, बिल्कुल छोटी रेडियस और उसका एक एंड। ऐसे ही अगर मैं इधर डिक्रीज करता जाता हूँ तो इसका अदर एंड, तो मेरे को कंप्लीट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्फीयर मिल जाएगा। इसका मतलब अपन जो आपका हेमीस्फीयर है उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं कि वो एक बहुत ही डिफरेंशियल डिस्क को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, क्या, एक हेमीस्फीयर। और कंप्लीट कर दो तो क्या हो जाएगा, स्फीयर पूरा का पूरा। और डिपेंड है अपन ओरिजिन कहाँ से ले रहे हैं और अपन बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्क मैंने ली इसकी थिकनेस कितनी है, dx, ये क्या है, सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इसकी जो रेडियस है किसकी, वो डिस्क जो आपने ली डिफरेंशियल एलिमेंट वाली डिस्क, इसकी ये जो लेंथ है ओरिजिन से ये कितनी है y, और इसकी ये जो रेडियस है, ऑब्वियसली बात है रेडियस तो क्या है सब जगह सेम है, तो ये जो रेडियस है तो ये तो अभी भी कितनी r। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे डिस्क ली, ये वाली जो डिस्क है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये वाला जो डिस्क मैंने यहाँ पे ली, इसका क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ इस डिस्क की ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस चेंज करता हूँ, वैसे वैसे ये जो डिस्क है इसका क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसकी ये रेडियस चेंज हो रही है। तो उस केस में अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, एलिमेंट का क्या, मास। अब लेंथ एलिमेंट का मास कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा, एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल किनको बोलते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो एलिमेंट्री डिस्क मतलब क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉल डिस्क की सबसे कम थिकनेस की डिस्क जिसको इंटीग्रेट करके मिला के क्या बनाया, पूरा का पूरा हेमिस्फीयर बनाया। तो मास ऑफ एलिमेंट्री डिस्क, अब मास जो है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, डीएम से, क्योंकि एलिमेंट्री ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं। क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि अपन को पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास कितना निकल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी मैंने यहाँ पे कितनी एज्यूम करी, रो, तो वॉल्यूम जो है, अब यहाँ पे डिस्क का वॉल्यूम, ये देखो ये एक डिस्क है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना निकल जाएगा, ये एक टाइप से क्या बोल सकते हैं, सर्कल, और उसकी जो मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, बहुत छोटा सिलेंडर। अब यहाँ पे कितना होता है, फॉर्मूला कितना होता है इसका सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होती है, इसकी रेडियस। अब यहाँ पे रेडियस अपन ने कितनी ली, वाई, तो वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। एच, एच क्या होती है, इसकी थिकनेस, थिकनेस यहाँ पे कितनी है, dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx और रो। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, dm निकल गया। अब dm तो निकल गया, अब मेरे को ओनली क्या चाहिए यहाँ पे, अब x कोऑर्डिनेट निकालना है मेरे को। तो अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। तो अब एक और चीज़, आपका ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज ओनली डिस्क का, ओरिजिन से अगर मैं बात करूँ तो डिस्क का ओनली क्या चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस चेंज हो रही है वैसे उसका जो डायमीटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेडियस है वो क्या हो रही है, चेंज। मतलब चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मेरे को ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई और जेड ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जीरो। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। डी एम किसके इक्वल है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स रो। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अपन क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे एक और कौन सी टर्म आ गई, वाई, फिर से यहाँ पे एक और कौन सी टर्म आ गई, वाई आ गई। वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या, तो हाँ वाई के रेस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है। अगर ऐसे और ऐसे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इस वाई को रिमूव करना है। अब वाई को रिमूव कैसे करें, तो यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे जो एक्स डिस्टेंस पे ये थिकनेस ली, तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब इस ट्राइंगल के अंदर वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दो वेरिएबल नहीं हो सकते, दो वेरिएबल नहीं हो सकते यहाँ पे। तो क्या आ रहा है, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो पाई है, पाई क्या है, कांस्टेंट, और रो भी क्या है, कांस्टेंट। तो पाई को भी क्या कर दिया बाहर, और रो को भी क्या कर दिया बाहर। अंदर क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर क्या लिख सकते, जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, डी एक्स। बस अब मल्टीप्लाई करो, अब तो सब अंदर वही है जो वेरिएबल है, पाई रो डिवाइड बाय एम इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। और इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका अगर अपन करते हैं तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एक्स क्यूब पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी कि जो अपना निकल रहा है
सेंटर ऑफ मास किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो पाई रो डिवाइड बाय कैपिटल एम। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर स्क्वायर ही रहेगा। एक्स क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब पे कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। अब इसकी लिमिट क्या है, लिमिट अपन देखो कहां से स्टार्ट हो रहे थे, यहां से, और कहां तक जा रहे हैं, इसकी रेडियस तक जा रहे हैं। तो जो लिमिट है वो कितनी है, 0 टू कंप्लीट रेडियस, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस, क्योंकि जो अपन ने डिस्क की थिकनेस ली वो यहां से लेके यहां तक ली, मतलब 0 से कंप्लीट रेडियस। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 टू कितनी है r, तो 0 टू r 0 टू r 0 टू r, तो लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है r। x ऑफ सी एम इक्वल टू कितना निकल गया, पाई रो डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर, अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ r, x की जगह पे क्या पुट करना है r, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x की पावर 4, अपर लिमिट कितनी है r की पावर 4 डिवाइड बाय 4, लोअर लिमिट कितनी है 0, पुट करोगे दोनों जगह पे क्या आएगा 0, लिखो मत लिखो बात बराबर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा एक्स सी एम इक्वल टू पाई रो अपॉन एम आर इंटू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर की पावर 4, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 ये 4, तो एलसीएम कितना आएगा 4। अब ये 2 है ये 4 है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो 2 आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 कितना आ जाएगा पाई रो डिवाइड बाय एम, 2 आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 कितना बचा आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक चीज़ क्या आ गई यहाँ पे डेंसिटी। अब डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं पूरे स्फीयर के लिए बात करूँ तो पूरे स्फीयर का अगर मास कितना है, वॉल्यूम इंटू उसकी क्या डेंसिटी। अब वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, लेकिन यहाँ पे पूरा स्फीयर तो है ही नहीं। अब पूरा स्फीयर है ही नहीं तो वॉल्यूम भी क्या यहाँ पे क्या हेमी स्फीयर मतलब हाफ स्फीयर, तो यहाँ पे जो मास लेंगे वो भी किसका ले लेंगे हाफ का। तो ये किससे डिवाइड करेंगे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा कितना 4, तो यहाँ पे बचेगा कितना 2। आगे समझ में, पूरे का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हाफ का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो कैपिटल एम है इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, कहाँ पे यहाँ पे। तो अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो कितना हो जाएगा पाई रो डिवाइड बाय, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और अंदर क्या बच रहा है यहाँ पे आर की पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, रो से रो कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब और यहाँ पे आर की पावर 4 ये कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, ये 3 का चला जाएगा ऊपर डिवाइड बाय 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो 3 8 और यहाँ पे क्या कितना बचा 1 आर, तो 3/8 आर। तो ये कितना मिल गया अपन को एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे अगर अपन बात करें कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितने हो जाएंगे 0। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है कि चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, किसके जो डिस्क अपन ले रहे हैं डिफरेंशियल एलिमेंट वाली उसकी रेडियस का। फिर से सबसे पहले क्या हो रहा था कंटिन्यूस मास का अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, फॉर्मूले अपन को पता है ठीक है। अब निकालना कैसे है तो अपन को देखना क्या है, अगर 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो अपन बात करते हैं लेंथ की, 2 डायमेंशन की बात होती है तो एरिया की, और 3 डायमेंशन की बात होती है तो वॉल्यूम की। यहाँ पे क्या चीज़ है 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है तो अपन क्या करेंगे वॉल्यूम की टर्म्स में निकालेंगे किसको मास को। और वो वॉल्यूम की टर्म्स में कैसे निकलता है अपना जो डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम, तो डिफरेंशियल मास कितना निकल जाता है डेंसिटी इंटू डिफरेंशियल वॉल्यूम। और उसके केस में पहले डिफरेंशियल वॉल्यूम निकाल दो, डिफरेंशियल मास का निकाल दो, डिफरेंशियल मास को पुट कर दो किसमें फॉर्मूले में कंप्लीट, उसकी आप क्या निकाल सकते हैं वैल्यू ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे डिस्क क्यों ली, क्योंकि अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है छोटी से छोटी वो चीज़ जिसको मिला के आप क्या बना सको जो आपको चाहिए। अब पहले क्या थी रोड, तो रोड में अपन को क्या चाहिए, रोड क्या होती है बहुत लंबी लेंथ, तो आप एक छोटी सी लेंथ लो उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगी बहुत बड़ी लेंथ। ऐसे ही यहाँ पे क्या है स्फीयर, हेमी स्फीयर कुछ भी बात एक ही है। तो मैं ओरिजिन पॉइंट से x डिस्टेंस पे y रेडियस की क्या ले लेना हो डिस्क जिसकी डिफरेंशियल विड्थ कितनी है dx, और उसका अपन बाद में वैल्यू पुट करके क्या निकाल देते हैं इंटीग्रेशन। यस नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना कि मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मोशन। मतलब
किसी भी सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो कब कंजर्व रहता है और सेंटर ऑफ मास का मोशन किस टाइप से होता है। अब मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, तो पहले मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए पहले अपन क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। कैसे, एज्यूम करो कि कोई सिस्टम है जिसका मास कितना है m, पूरे सिस्टम का, जिसमें कितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है, F एक्सटर्नल, ठीक है, ये उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उसके अंदर उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, AC है, ठीक है। फिर से एक कोई m मास का सिस्टम जिसके ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F एक्सटर्नल, और इसकी वजह से, फोर्स लगने की वजह से उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो कितना है, इतना। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या, ma सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ कि इफ़ F एक्सटर्नल जीरो है, मतलब किसी भी सिस्टम, कोई एक सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, m1, m2, m3, ऐसे ही m4, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहे हैं उन सबका जो एक्सटर्नल फोर्स का सम है वो कितना है, जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स का सम जीरो है तो इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। तो अब एक्सटर्नल फोर्स का सम जीरो है तो इस इक्वेशन में यहाँ पे जीरो पुट कर दो, तो बाय इक्वेशन 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो MACM है वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अभी M उधर चला जाएगा तो ACM किसके इक्वल हो गया, जीरो के। अब ACM का मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, d/dt ऑफ V ऑफ सेंटर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। अब d/dt का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है, जीरो। फिर से d/dt ऑफ VCM का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ रहा है, जीरो। मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा ये होता है चेंज कितना आ रहा है, जीरो। मतलब चेंज नहीं हो रहा, किस में चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में। मतलब VCM कितनी है, कांस्टेंट। इससे क्या पता चलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, जीरो हो, किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, जीरो। तो उस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उसके मोशन की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी। अब अपन ने यहाँ अब मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा, तो अपन ने बात क्या करी कि F एक्सटर्नल जीरो है, F एक्सटर्नल जो है नेट वो कितना है, जीरो। कब, जब एक सिस्टम जिसके ऊपर कितने पार्टिकल थे उसमें m1, m2, m3, m4 उन सब का मोशन हो रहा था, उन सब के एक्सेलरेशन थे a1, a2, a3, a4 इस टाइप से, और उसके ऊपर हर पार्टिकल, मान लो m1 के ऊपर जो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F1, ऐसे m2 के ऊपर कितना लग रहा है, F2, m3 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, F3। तो इस टाइप से F एक्सटर्नल का मतलब क्या है, ये जितने भी फोर्स इंडिविजुअल लग रहे हैं इनका सम, F टोटल फोर्स कितना होता है, जितने इंडिविजुअल लग रहे हैं उनका सम, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कि जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 इस टाइप से चले जा रहे हैं, इन सब का सबमिशन कितना आ रहा है, जीरो। अगर है तो उस केस में अब F इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ma। तो अब F1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m1a1 वेक्टर प्लस, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, m2a2 वेक्टर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, m3a3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल कितना जा रहा है, जीरो। अब एक्सेलरेशन को वेलोसिटी टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो m1 d/dt ऑफ v1 ऐसे प्लस m2 d/dt ऑफ v2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना आ रहा है, जीरो। d/dt अगर मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना आ जाता है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 इक्वल टू जीरो। अब ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये लिख क्या रखा है कि d/dt ऑफ दिस टर्म, अब ये टर्म है कितनी, m1 v1, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, होता क्या है, मोमेंटम, मतलब p1, ऐसे ये कितना है p2, और ऐसे ये डॉट 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 चले जा रहा है, तो ये क्या है, मोमेंटम का सबमिशन, और ये क्या है, चेंज। इसका मतलब जो चेंज है, किसके अंदर चेंज है, मोमेंटम में चेंज है, वो कितना है, जीरो। इसका मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, और मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, p1 प्लस p2 डॉट 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 इस टाइप से, Pn अगर n पार्टिकल है तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर जब नेट फोर्स कितना होता है, जीरो, तो उसका जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे हो रहा है, तो मोशन अपन देखते हैं किसके, इसकी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन है। पोजीशन वेक्टर की जो इक्वेशन थी, वो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या थी, RCM, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, m1r1 प्लस m2r2
डॉट 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 m(n)r(n) डिवाइड बाय कैपिटल M, मतलब वही m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास। अगर मैं दोनों साइड में क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे भी d बाय dt और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ d बाय dt, दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो उससे क्या आ जाएगा, ये मास तो क्या है कांस्टेंट, तो ये तो कहाँ जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा drcm डिवाइड बाय dt, इधर क्या है 1/m और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर m1 कांस्टेंट है, d ऑफ r1 डिवाइड बाय dt, ऐसे m2 d ऑफ r2 डिवाइड बाय dt, ऐसे चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि d ऑफ r डिवाइड बाय dt, r क्या है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर। अब ये किसका है, सेंटर ऑफ मास का, तो जो वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा वो भी किसका हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1/m, ठीक है। अब वापस यहाँ पे देखो m1, अब dr बाई dt क्या होता है v1, तो ये क्या निकल जाएगा v1 वेक्टर प्लस ऐसे ही m2 v2 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, ये चले जा रहा है। अब वापस m1 v1 को क्या लिख सकते हैं, p1 प्लस p2 प्लस डॉट 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 चले जा रहा है pn तक। अब ये क्या है टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, कैपिटल P से। कैपिटल P क्या है, टोटल मोमेंटम किसका, सारे पार्टिकल्स का एक साथ में, डिवाइड बाय m, और ये कितना निकल जाएगा VCM। तो यहाँ से जो टोटल मोमेंटम है P वेक्टर इक्वल टू, तो ये m का चला जाएगा इधर, तो m VCM वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आ किसकी रही है, मोमेंटम की इक्वेशन आ रही है। ये मोमेंटम की इक्वेशन बता क्या रही है कि किसी भी सिस्टम में जिसमें क्या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे अपन ने क्या करा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए, तो किसी भी सिस्टम में जब n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उन सब n नंबर ऑफ पार्टिकल का टोटल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पूरे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल।